हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिकॉर्न फैक्ट्री क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने प्रियम्बल के बारे में पढ़ा था कि कैसे हमारे प्रियम्बल में जो इम्पोर्टेंट फिलॉसफीज या फिर विजन्स हमारे फाउंडिंग फादर्स का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में उनका क्या इन्वॉल्वमेंट था। हमने देखा था कि कैसे हमारे इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स जो कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रियम्बल में दिया गया हो उसके बारे में उसके डिटेल में हमने पढ़ा था। आज इस वीडियो में हम पार्ट वन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। जो कॉन्स्टिट्यूशन के टोटल 25 पार्ट्स है, उसमें जो पहला पार्ट है जो कि इंडियन यूनियन एंड टेरिटरीज के बारे में है, जिक्र करता है, आज हम उसको पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम आर्टिकल 1, 2, 3, 4 जो इस पूरे पार्ट्स में जिक्र है उनके सारे चीज़ देखेंगे। तो देखेंगे कैसे हमारे जो करंट में जो स्टेट्स हैं उनकी जो इवोल्यूशन है कैसे कैसे बनाया गया और कैसे बाउंड्री फिक्स कर गई ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, जो यूनियन एंड स्टेट जो टेरिटरी है की बात की गई थी आर्टिकल 1 में। आर्टिकल 1 कहता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स और यूनियन ऑफ टेरिटरीज जो है यूनियन ऑफ स्टेट्स है। तो सबसे पहले एक मैटर डिबेटेबल था कि भारत ही इंडिया दैट इज भारत लिखा हुआ है तो एक सिंगल नाम क्यों नहीं होना चाहिए, भारत क्यों नहीं या फिर इंडिया ही क्यों नहीं। तो यह हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनका एक बहुत ज़्यादा डिबेट चल रहा था, या तो भारत हो या फिर इंडिया हो, बहुत ज़्यादा ही डिबेट चलने लग गया था। तो उन्होंने एक कंक्लूजन पे इस बात को लाया कि इंडिया दैट इज़ भारत कर देंगे। हालांकि बाद में ये भी एक बहुत बड़ा डिबेट बन गया कि पहले इंडिया क्यों लिखा है, भारत क्यों लिखा है। इंडिया तो हमें वेस्टर्न ने नाम दिया था, भारत तो हमारा अपना नाम है। खैर उन सब डिबेट में हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, लेकिन इतना कहना है कि इंडिया दैट इज़ भारत लिखा हुआ है। और सेकंड चीज़ है इस यूनियन ऑफ स्टेट। कहने का मतलब है कि जो हमारा स्टेट है वो हमारे तो फेडरलिज्म को दिखाता है कि फेडरेशंस है, क्योंकि हमारे पास स्टेट्स अलग है, यूनियन अलग है। स्टेट्स के अलग कुछ कुछ पावर्स हैं, यूनियंस के अलग पावर है। तो यूनियन ऑफ स्टेट्स क्यों लिखा गया, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स क्यों नहीं लिखा गया। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस बात पे एक्सप्लेन किया कि जो हमारा यूनियन ऑफ स्टेट्स इसलिए लिखा गया है रादर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, क्योंकि हमारे जो स्टेट्स हैं वो किसी एग्रीमेंट्स के बेसिस पे नहीं लिए गए, वो हमारे इंटीग्रल पार्ट है। और हमने उसको स्टेट्स में इसलिए डिवाइड किया है ताकि हमको एडमिनिस्टर करने में, हमको उसको शासन करने में थोड़ी आसानी हो। किसी तरह का एग्रीमेंट नहीं है और उनको कोई अधिकार नहीं है कि वो अपने जो पार्ट है जो यूनियन में से अपने आप को सीड कर ले, अलग कर ले। जैसे अमेरिका में है कि जो स्टेट है उनके पास अग्रीमेंट है कि आप यूनियन जो है यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में आप जुड़े हुए हैं, इसलिए वो फेडरेशन ऑफ स्टेट्स है। हम इंडिया में है, हमारे पास स्टेट के पास कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है कि खुद से वो अलग हो जाए, वह पार्ट ऑफ द यूनियन ही है। और हमने स्टेट इसलिए बनाया ताकि हम हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो थोड़ा आसान हो जाए। तो हम यूनियन ऑफ स्टेट है। और जो स्टेट है, जो एक वर्ड है कि इंडिया इज अ इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। वही यूएसए में अलग है, यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन एंड इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। मतलब वहाँ के स्टेट्स को भी डिस्ट्रक्ट किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, लेकिन इंडिया में इसको डिस्ट्रक्ट किया जा सकता है। वही हम सब आर्टिकल्स में देखेंगे कैसे किसी स्टेट का बाउंड्री को हम चेंज कर सकते हैं, नाम चेंज कर सकते हैं, या फिर किसी नए टेरिटरी को हम ले सकते हैं। तो पहले सबसे पहले इन्फॉर्मेशन जो स्टार्टिंग में ही हमने दिया था कि यूनियन इन टेरिटरी में यूनियन ऑफ स्टेट्स के कहा गया है। तो अगर हम आज के सिनेरियो में देखें तो टोटल हमारे पास 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स, अमेंडमेंट एक्ट्स के तहत हमने कुछ ना कुछ नाम चेंज किए, कुछ ना कुछ प्रोविजंस चेंज हुए। जो शुरुआती दौर में 15-16 स्टेट्स थे वो कैसे करके 28, 29, 30 हुए। हमने कैसे जम्मू एंड कश्मीर के पास उनके स्पेशल प्रोविजंस थे, उनको हटाकर एक यूनियन टेरिटरीज में भर दिए। ये सारे इंसिडेंट इवेंट्स को हम इस वीडियो में ही देखेंगे। पहले है आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 कहता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। ये दिखाता है कि इंडिया का नाम क्या है, मतलब स्टेट जो हमारा जो कंट्री है उसका नाम क्या है और इसकी टेरिटरी क्या है। तो मैंने शुरू में बताया कि यह यूनियन ऑफ स्टेट इसलिए रखा गया क्योंकि स्टेट के पास कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं है, स्टेट यूनियन का ही पार्ट है।
इसलिए आप देखेंगे कि जो हमारी जो सिविल सर्विस का जो प्रक्रिया है उसमें जो सुप्रीम अथॉरिटी होती है जो डिस्ट्रिक्ट का, वह ऑल इंडिया सर्विस के थ्रू आता है, इसलिए दिखाने के लिए कि हमने एडमिनिस्ट्रेशन को कन्वीनियंस के तौर पे हमने स्टेट्स बनाया था। आर्टिकल 1 यही है, इंडिया दैट इज भारत एज स्टेट ऑफ। आर्टिकल 2 कहता है कि एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स इनटू द यूनियन। गौर करने वाली बात है, इसमें कहा गया है न्यू स्टेट्स, हम किसी भी न्यू स्टेट्स को हम इसमें एडमिट कर सकते हैं, आर्टिकल 2 ये कहता है। याद रखिए आर्टिकल 3 में ये कह रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। जो स्टेट पहले से ही एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो हमारे यूनियन का हिस्सा है, उनमें जो कुछ भी बदलाव होंगे किसी भी तरह के नाम को लेकर या बाउंड्रीज एरियाज को लेकर, वो आर्टिकल 3 के थ्रू होगा। और आर्टिकल 2 के तहत होगा कि हम कैसे किसी न्यायिक जो स्टेट्स है जो इनकॉर्पोरेट करेंगे या फिर हम कहीं से हासिल करेंगे किसी दूसरी जगह से, तो उसके बेसिस पे होगा आर्टिकल 2। जो टेरिटरीज है इंडिया में कुछ इस तरीके से है कि एक तो यूनियन है, यूनियन टेरिटरीज जो केंद्र शासित क्षेत्र है, जो स्टेट है राज्य है जो है, और एक तीसरा टेरिटरीज इसलिए है कि इन फ्यूचर में कभी भी हम किसी भी जगह को इनकॉर्पोरेट करेंगे तो वो हमारी टेरिटरी हो जाएगी। जैसे सिक्किम बहुत पहले भारत का हिस्सा नहीं था, फिर भी हमने उसको इंक्लूड किया था, तो ऐसे ही आर्टिकल 2 क्या कहेगा, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स इन यूनियन। आर्टिकल 3 कहेगा जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं उनके नाम, बाउंड्रीज, एरिया के बीच जो कुछ भी ऑल्टरेशन होगा, कोई भी चेंज होगा, तो हम आर्टिकल 3 से कहेंगे। और आर्टिकल 4 क्या कहता है, लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 एंड 3 प्रोवाइड्स फॉर द अमेंडमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल विदाउट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इन अ सिंपलर वर्ड, आर्टिकल 2 और 3 जो कहता है आर्टिकल 2 में कि नए स्टेट को जो फॉर्मेशन होगा, और आर्टिकल 3 जो एग्जिस्टिंग स्टेट में जो चेंजेस होंगे, उनमें कुछ भी हम लॉज लाएगी या पार्लियामेंट कुछ भी लॉज लाएगी, तो वो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स के थ्रू नहीं आएगी, या नॉर्मल ऑर्डिनरी बिल की तरह ही आएगी। और इसमें एक प्रोविजन ऐड करना पड़ेगा कि वह फर्स्ट शेड्यूल और फोर्थ शेड्यूल में चेंजेस करने होंगे, क्योंकि फर्स्ट शेड्यूल क्या कहता है कि जो लिस्ट ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स है, यानी जो नाम दिए गए हैं स्टेट्स के, उसका जिक्र है। और फोर्थ शेड्यूल में क्या है, सीट अलोकेट टू द राज्यसभा मेंबर्स। अब राज्यसभा कहाँ से आते हैं, स्टेट से, तो स्टेट से जो राज्यसभा आएंगे उनमें ही कुछ चेंज आ गया, तो ऑब्वियसली राज्यसभा मेंबर्स में भी चेंजेस होंगे। तो आर्टिकल 2 और 3 में जो भी चेंज होंगे तो फर्स्ट शेड्यूल और फोर्थ शेड्यूल में चेंज किया जाएगा, और इसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कंसीडर नहीं किया जाएगा। अब है जो करंट मेटेरियल और ऑर्गेनाइजेशंस हैं और एडमिनिस्ट्रेशन है, कैटेगरीज है हमारे में, आज जो फिलहाल करंट सिचुएशन में हमारे पास 28 हैं टोटल, और यूनियन टेरिटरीज कितने हैं, 8। और फेडरल सिस्टम की तरह उनको कहता है जो 7 शेड्यूल जो हमारे पास है, जो सेपरेशन की बात करती है, फॉर्मर यूनिट और जो डील किया जाता है कि स्टेट लिस्ट कंट्री लिस्ट के बेसिस पे प्रॉपर डिविजन्स किए जाएंगे। तो स्टेट्स में 28 है हमारे पास, और यूनियन टेरिटरीज में टोटल 8 है। ये जो यूनियन टेरिटरीज है डायरेक्टली मॉनिटर किया जाता है यूनाइटेड जो यूनियन गवर्नमेंट है उसके अथॉरिटी के अंदर में, जैसे पॉलिटिकली होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव होगा, या फिर कल्चर किसी तरह के स्ट्रेटेजिक कोई भी होगा। जैसे कि आप दिल्ली और जम्मू कश्मीर में ये सब चीज़ों को देखने को मिलता है। उनके हाई कोर्ट्स भी थोड़े उनको डिफाइन इस तरह से किया जाता है ताकि उनके ऊपर एक स्ट्रेटेजिक फोकस हो। तो अभी 28 स्टेट हमारे पास है, उनकी जो इवोल्यूशन है उसके बारे में भी पढ़ेंगे हम। पहली बात, यूनियन और फेडरेशन का जो यूनिक स्ट्रक्चर है, जो उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसको देखेंगे। पहली बात हमने बताया थी कि वाई यूनियन ऑफ स्टेट्स हमारा इंडिया तो क्या था कि ये इंडियन फेडरेशन इज नॉट बेस्ड ऑन एग्रीमेंट बिटवीन स्टेट्स लाइक इन द यूएस। हमने पहले कहा था कि जो स्टेट्स है वो किसी तरह के एग्रीमेंट बेस्ड नहीं है हमारे इंडिया में, जैसे अमेरिका में है कि जैसे अलास्का बहुत सालों बाद इंडिया यूएस में हुआ था तो उनके एग्रीमेंट के बेसिस पे हुआ था। इंडिया में ऐसा नहीं है, एग्रीमेंट के बेसिस पे नहीं है, वह सोलली पार्ट है इंडियन का। और इंडिया से जो चाहे कि कोई स्टेट के हम खुद अलग हो जाए वो पॉसिबल नहीं है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कोई प्रोविजंस नहीं है, आप इंडियन के पार्ट है। और इसका इम्पैक्ट जो इफेक्ट है तो एडमिनिस्ट्रेशन जो हम सिस्टम बताया था कि ऑल इंडिया सर्विस से ही स्टेट कंट्रोल किया जाता है, तो ये भी एक तरीका है बताने का कि यह यूनियन ऑफ स्टेट्स है।
और इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन है। ऑब्वियसली से हमारी जो यूनियन है इनडिस्ट्रक्टिबल, जो लास्ट मैंने बताया भी था कि इंडिया इज अ इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, बस वही उल्टा वहां पे है, वहां पे इनडिस्ट्रक्टिबल इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स है, वहां पे हो जाता है। पार्लियामेंट्री ऑथोरिटी और अथॉरिटी टेरिटरी, जो हमारे पार्लियामेंट है उनकी जो अथॉरिटी है वो पूरे टेरिटरी पे होती है। एक्सटेंसिव पावर होता है कि किसी भी स्टेट्स को फिर से अपने वो एज इट थिंक्स फिट, मतलब जैसा वो चाहते हैं उस पूरे एरिया को, स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज कर सकता है, ऑल्टर कर सकता है। आर्टिकल 2 के तहत, आर्टिकल 3 के तहत, आर्टिकल 2 में तो नए स्टेट्स को होगा, जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स आर्टिकल 3 की तरह होगा। पहले जब हम स्टेट्स को जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स है अगर हम उसको किसी भी तरह का ऑल्टरेशन वगैरह करते हैं तो एक प्रोसीजर फॉलो करना होता है हमें। सबसे पहले तो हमारे पास प्रेसिडेंट का तो एक्सेंट, मतलब हम रिकमेंडेशंस के बेसिस पे होगा, और प्रेसिडेंट स्टेट लेजिस्लेचर से उसके कंसल्ट करेगी, और स्टेट लेजिस्लेचर जो रिकमेंडेशन देगी वो बाइंडिंग नहीं होगा प्रेसिडेंट पे, वो प्रेसिडेंट खुद उसका बात मान भी सकती है, नहीं भी मान सकती है। उसके बेसिस पे पार्लियामेंट को कह देंगे कि पार्लियामेंट फिर अपना लॉज लाएगी, एक्ट बिल लाएगा, उसको एक्ट बनाने का प्रोसीजर फॉलो होगा। इसलिए पार्लियामेंट इज नॉट बाउंड बाय देयर व्यूज। पार्लियामेंट के पास स्टेट लेजिस्लेचर से या स्टेट्स के व्यूज से कोई लेना देना नहीं है। वो जब चाहे जिस तरीके से अपने सुविधा अनुसार एज इट थिंक फिट्स उसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकती है। जैसे कि आपने बहुत 2000 के आसपास से बिहार झारखंड का जो सेपरेशन देखते हैं, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का देखते हैं, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का अलग होता है, वह सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और 2014 में जो तेलंगाना का अलग होना आंध्र प्रदेश से, ये क्या है, नए स्टेट्स बनाए गए, टू स्टेट्स को, एक स्टेट्स को बाइफरकेट करके दो स्टेट्स बनाए गए, उसके बाउंड्री को पूरा मॉडिफाई किया गया। तो ये किस में था, आर्टिकल 3 में। और यूनियन टेरिटरी, जब यूनियन टेरिटरी की बात होगी कि किसी तरह के जो एरिया बाउंड्री सब चेंज करना होगा, तो उसमें उस तरह के कोई लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन की जरूरत नहीं है। पार्लियामेंट कैन एक्ट इंडिपेंडेंटली, मतलब स्वतंत्र है पार्लियामेंट किसी भी तरह के डिसीजन लेने के लिए जो यूनियन टेरिटरीज के ऊपर जो किसी भी तरह का चेंज करना होगा। हाउएवर पार्लियामेंट कैन नॉट सीड टेरिटरी टू फॉरेन नेशन विदाउट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जो ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के 1969 के तहत उनका कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किए बिना आप फॉरेन टेरिटरी को कोई भी तरह का क्षेत्र नहीं दे सकते हैं। जैसे बेरीवारी यूनियन केस में उन्होंने दे दिया था कि आप एक्सचेंज किया था सीट को लेकर, उस तरह का नहीं कर सकते हैं। बेरीवारी यूनियन केस में ये बात का दिया गया था जजमेंट की, आप चेंज नहीं कर सकते हैं कि बिना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के आप पार्लियामेंट कैन नॉट सीड टेरिटरी टू फॉरेन नेशन। जो हम एक्सचेंज ऑफ टेरिटरीज करेंगे, जो हम मान लो एक कंडीशन हो जाती है बहुत बार जैसे इंडिया का या किसी भी वर्ल्ड में किसी तरह का मैप देखेंगे, कुछ इस तरह का मैप हो जाता है। मान लो कुछ इस तरह का मैप हो गया और ये पार्ट मान लो उस दूसरी कंट्री के पास है, कुछ ये हिस्सा किसी और कंट्री के पास है और ये वाला हिस्सा किसी और कंट्री के पास है। तो ये ऑब्वियसली किसी भी कंट्री को इसको मॉनिटर करने में या एडमिनिस्टर करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो लोग सोचते हैं कि क्यों एक ऐसा ट्रीटी कर लिया जाए, एक बैठ के हम एक डिस्कशन किया जाए और एक कंक्लूजन पे लाया जाए कि एक कुछ ऐसा लाइन क्रिएट कर दिया ताकि हम एडमिनिस्ट्रेट करने में आपको भी दिक्कत ना हो, हमें भी दिक्कत हो, इस तरह से किया जाता है। तो ये एक्सचेंज ऑफ टेरिटरीज है। तो इसमें जो राइट्स दिए गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो रूलिंग है 1960s के अकॉर्डिंग, पार्लियामेंट कैन रिड्यूस स्टेट एरिया अंडर आर्टिकल 3 बट कैन नॉट सीड टेरिटरी टू फॉरेन नेशन। जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग थी 1960 में, ये कह दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी स्टेट के जो एग्जिस्टिंग स्टेट को चेंज तो कर सकती है, लेकिन यह किसी फॉरेन कंट्री को दे नहीं सकते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिक्वायर्ड होगा। टेरिटरी सीडिएशन रिक्वायर्स अमेंडमेंट्स अंडर आर्टिकल 368, जो यह पूरा का पूरा अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के ही प्रोविजंस दिए गए हैं, लाइक द 100th अमेंडमेंट एक्ट 2004 इंडिया बांग्लादेश इनक्लेव ट्रांसफर। यानी बांग्लादेश और इंडिया के बीच जो ट्रांसफर हुआ था 2015 में कि कुछ एरिया उनको दिए गए थे, कुछ एरिया हमने दिए थे, लगभग 111 कुछ उन्होंने दिए, हमने दिए थे, 55 उन्होंने लिए थे, इस तरह से था। तो फिर हमने एक्सचेंज किया था। तो उसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए ही चाहिए। बाउंड्री डिस्प्यूट
एक्सेप्शन सुप्रीम 1969 में कहा कि बाउंड्री डिस्प्यूट रिजोल्यूशंस डज नॉट मीन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, एग्जीक्यूटिव एक्शन सफिशिएंट। मतलब अगर किसी भी तरह का बाउंड्री डिस्प्यूट को लेकर कुछ भी होगा आर्टिकल 3 में या किसी एग्जिस्टिंग स्टेट्स में, तो उसके लिए आपको कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाने की जरूरत नहीं है, एक एग्जीक्यूटिव एक्शन से भी किया जा सकता है। तो किसी भी तरह का टेरिटरी सीजेशन हो, मतलब किसी तरह का टेरिटरी का एक्सचेंज लेना हो, तो वहां पे अमेंडमेंट एक्ट करना ही करना है। और नॉर्मल सा एक जो डिस्प्यूट को सेटलमेंट करने के लिए किया जाएगा, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं चाहिए, एग्जीक्यूटिव ही एक्शन उसको क्रिएट कर सकते हैं और उसको वही वैलिड माना जाएगा। और हमने देखा कि कुछ बांग्लादेश से हमने कुछ एक्सचेंज किया था इतिहास पहले भी, जैसे 2015 में किया था, 1960s में किया था, 74 के आसपास भी हमने कुछ एरिया एक्सचेंज किए थे। पहले तो 1947 में जो रेडिकलिफ कमीशन था, जिन्होंने इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर जो माउंट बेसन प्लान के बाद पार्टी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1947 का जो पार्टीशन हो गया, इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग हो गए, तो एक मैप बनाया गया रेडिकलिफ प्लान के तहत, ये मैप होगा। तो कुछ कुछ एरिया हमें उनको देने पर तो कुछ एक्सचेंज हुआ था, बट एक्सचेंज उस टाइम पे भी हमने कुछ एक्सचेंज किया था 1960s में भी, 74 में भी, और 2015 में हमने बहुत सारा एक्सचेंज किया था। अब देखिए, हमने कहा कि आर्टिकल 1, 2, 3, 4 को पढ़ा है। आर्टिकल 1 कहता है कि इंडिया भारत है, यूनियन ऑफ, जो इंडिया दैट इज भारत, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। सेकेंड में कहा कि किसी भी तरह की न्यू स्टेट का एस्टेब्लिशमेंट किया जा सकता है, करना होगा, आर्टिकल 2 में है, उसके जो लॉज होंगे उसमें दिए गए हैं। आर्टिकल 3 में कहा गया कि जो भी एग्जिस्टिंग स्टेट्स के उसके अंदर जो भी चेंज लाने होंगे, ऑल्ट्रेशन करना होगा, बाउंड्री को लेकर एरिया में कोई चेंज करना होगा, तो आर्टिकल 3 होगा। और आर्टिकल 4 क्या कहता है कि जो भी आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में जो लॉज बनाए जाएंगे उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को नहीं माना जाएगा, नॉर्मली सा उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू होगा, और वह आर्टिकल शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 में से प्रोविजंस को ऐड करना होगा। अब धीरे धीरे करके हम स्टेट रिवॉल्यूशन कमीशन के बारे में पढ़ेंगे कि देखिए 1947 में देश आज़ाद हो गया। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू माउंटबेटन प्लान ये था कि कोई भी जो नेशंस थे, जो प्रिंसली स्टेट्स थे, वहाँ पे जितने भी सूबे थे, उनके पास ये हक था कि आप इंडिया और पाकिस्तान में से कहीं भी जा सकते हैं। उस टाइम पे ब्रिटिश में जो प्रोविंसेस थे बांट रखे, तो उस तरह के भी हिस्से थे। जो ब्रिटिश प्रोविंसेस है तो डायरेक्टली इंडिया में आ गए, प्रिंसली स्टेट्स को सरदार पटेल के लीडरशिप में बहुत सारे अपने सीड कर लिया, अपने अंदर ले लिया। कुछ कुछ ऐसे रीजन्स थे जो इंडिया में नहीं आए थे, बाद में आ ही गए, जैसे कश्मीर हो गया, जूनागढ़ हो गया, हैदराबाद हो गया, ये सब एक जो सूबे जो प्रोविंसेस है वो बाद में आके इंडिया में शामिल हुए। तो कैसे कैसे करके स्टेट हमारे बनता है, जैसे कि 1947 के बाद 1948 के आसपास ये कहा गया कि हम जो प्रोविंसेस बांटे गए हैं, कैटेगरीज थी ABCD में, ए बी में बिहार, बंगाल, इस तरह के, बिहार में बी वाले में हैदराबाद, बहुत सारे कंट्रीज थे, डी वाले में अंडमान एंड निकोबार था। तो 1948 के आसपास ऐसा हुआ कि हम कहा कि उनको लगा कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन कर दिया जाए, स्टेट को इस तरह से हम फॉर्म करें ताकि हमें एडमिनिस्ट्रेशन को जैसे संभालने में थोड़ी दिक्कत ना हो, ज़्यादा दिक्कत ना हो, और बिल्कुल ही स्मूथली हम सब कुछ करें। इसके लिए कमीशन बनाया गया, धार कमीशन, दिसंबर 1948 में। और जो धार कमीशंस थी उसमें जो SK धार थे, उनके कमेटी के अंदर ये किया गया था। उन्होंने ये पाया, उन्होंने रिकमेंडेशन दिया कि हम जो स्टेट को जो हम ऑर्गेनाइज करेंगे, रीऑर्गेनाइज करेंगे, उसका जो बेसिस होगा लिंग्विस्टिक बेसिस पे नहीं करना है, कोई लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं करना है कि कोई एरिया भोजपुरी बोल रहा है या फिर कोई एरिया मैथिली बोल रहा है, कोई मगही बोल रहा है, तो इस तरह से हम नहीं बांटेंगे। हम इस तरह से बांटेंगे ताकि प्रशासनिक कार्यवाही में हमें आसानी हो, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना ना करना पड़े, इस तरह से करना चाहिए। लेकिन उनके कमेटी आने के बाद थोड़ा सा डिबेट डिस्कशन ज़्यादा होने लग गया लोगों में, और जो पॉलिटिकल लीडर्स थे कि नहीं ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो फिर उसके बाद फिर एक और नई कमेटी बनानी पड़ी, उसी टाइम पे ही बन रहा था कि JVP कमेटी, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया और ये सब तीनों मिलके इस सब
कमेटी में बैठ के इस कमेटी का देख रहे थे कि कैसे कुछ किया जाए स्टेट को रिओर्गेनाइज करने के लिए, क्योंकि डिमांड बहुत सारे आ रहे थे। हर कुछ जगह कह रहा था कि हमको अलग कर दो, हम ऐसे रहना चाहते हैं। हमारे जैसे तेलुगु रीजन चाह रही थी कैसे करके हमें मद्रास से अलग कर दो, हम तेलुगु भाषी हैं वो तमिल भाषी है, एक कैसे हो सकते हैं, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा अलग कर दें। तो जेवीपी कमेटी, जवाहरलाल नेहरू वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सिद्धारमैया की रिपोर्ट भी, उन्होंने भी ये कहा कि हम लिंग्विस्टिक बेसिस पे कोई तरह का रिओर्गेनाइजेशन नहीं करेंगे, हम टोटली एडमिनिस्ट्रेटिव जो सहूलियत होगी हम उसके बेसिस पर करेंगे। इससे एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो गया हर जगह, खासकर तमिल तेलुगु इस एरिया में, कि हम कैसे तमिल तेलुगु एक साथ नहीं रह सकते उसकी बेसिस पे। और जो एक नेता भी थे श्रीमलू, 56 दिन के हंगर स्ट्राइक करके उनकी डेथ हो गई। उसके बाद से बहुत ज़्यादा एग्रेशन हो गया समाज में। उसके बाद फोर्सफुली उन सभी की बात मानकर आंध्र प्रदेश जो तेलुगु स्पीकिंग एरिया था उसको अलग करना पड़ा, और अक्टूबर 1953 में पहला लिंग्विस्टिक स्टेट की बेसिस पे तैयार हुआ एक स्टेट हुआ था, वो था आंध्र प्रदेश। और इस तरह से एक जो मद्रास के प्रेसिडेंसी, मद्रास का जो एरिया था उससे आंध्रा एक तेलुगु स्पीकिंग एरिया बना। फिर उसके बाद आता है फजल अली कमीशन। दरअसल फजल अली कमीशन को भी देखा गया कि अब बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही है, तो आप लोग भी कुछ ऐसा रिओर्गेनाइजेशन जो सेटलमेंट है जो हम लाना चाह रहे हैं पूरे इंडिया में, ताकि एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को देखने के लिए आसानी हो। उसमें फजल अली कमीशन आते हैं 1953 से 55 तक के करते हैं। उन्होंने ये माना कि लैंग्वेज के बेसिस पे हम कर सकते हैं रिओर्गेनाइजेशन, की कोई एक जगह जो ये भाषा बोल रहे हैं तो उसको एक अलग स्टेट बना देते हैं, कोई भाषा जो बोल रहे हैं वो लोग अलग स्टेट बना देते हैं। लेकिन वह इस बात को बिल्कुल रिजेक्ट किया उन्होंने कि वन नेशन वन स्टेट वन लैंग्वेज नहीं होना चाहिए। जैसे आप बिहार को देखेंगे आप, तो बिहार को अगर लैंग्वेज से बांटा जाएगा तो बहुत ही छोटा हो जाएगा। कुछ एरिया में मैथिली ज़्यादा लोग बोल रहे हैं, भोजपुरी बोलने वाले कुछ अलग एरिया में बोल रहे हैं, कुछ अलग जगह में वज्जिका बोल रहे हैं, मगही बोल रहे हैं। तो ऐसे में तो अगर स्टेट को अगर लैंग्वेज के बेसिस पर रिकॉग्नाइज किया जाता है तो बहुत सारे जगह बनाना पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि हम बनाएंगे लेकिन वन लैंग्वेज पॉलिसी नहीं करेंगे, और उसको एक डोमिनेंट एरिया बना के करेंगे, ताकि मान लो जैसे एक बड़ा एरिया है तेलुगु, तो तेलुगु के राज्य पे हम आंध्र प्रदेश बना देते हैं, तमिल के हिसाब से एक तमिलनाडु बना देते हैं, मलयालम के बेसिस पे हम केरला बना देते हैं। लेकिन उन्होंने रिजेक्ट किया था कि वन लैंग्वेज वन स्टेट बिल्कुल नहीं होगा, और इसी के बेसिस पे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 आया कि अब इसकी बेसिस पे, लैंग्वेज की बेसिस पे ही सही, लेकिन हम अब स्टेट को रिऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो फजल अली कमीशन में जो 3 मेंबर कमेटी थी, 2 नाम और थे, एच.एन. कुंजरू और फजल अली तो थे ही, एच.एन. कुंजरू और के.एम. पनिकर। हाँ, के.एम. पनिकर, एच.एन. कुंजरू और फजल अली, ये 3 लोग थे जिन्होंने इस कमेटी को लीड किया था। और यहीं से ही स्टेट ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 स्टार्ट होता है, और फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट आंध्र प्रदेश बनके तैयार होता है। ये हमने देखा कि कैसे बहुत ज़्यादा वाइड प्रोटेस्ट हुआ था। श्रीमालू एक लीडर थे कांग्रेस में ही, वो 56 डेज स्ट्राइक करके भी मर गए। उनका कहना था कि हाँ, तेलुगु स्पीकिंग एरिया को तमिल से अलग करो। फिर जो 1956 का जो हम स्टेट रिओर्गेनाइजेशन देखते हैं, तो उसके हिसाब से जो पहले के जो स्टेट्स हैं उसको एक नज़र हम देख लेते हैं कि कैसा था। आंध्र प्रदेश था, असम, बिहार, बॉम्बे, जम्मू एंड कश्मीर, मध्य प्रदेश तरह का, यूनाइटेड टेरिटरी अंडमान निकोबार रिलेशन है। प्री 1950 स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का था। फिर पोस्ट 1956, अब 1953 के आसपास आंध्र प्रदेश बन चुका था लिंग्विस्टिक बेसिस पे। अब फजल कमीशन 1955 में जो आया, 1956 में उन्होंने कहा कि अब स्टेट रिओर्गेनाइजेशन एक्ट स्टार्ट करना चाहिए। तो उसके बेसिस पे सबसे पहला जो 1960s में बाइफर्केशन, बॉम्बे को बाइफर्केट करके 2 लिंग्विस्टिक स्टेट बना, महाराष्ट्र मराठी स्पीकिंग एरिया, गुजरात गुजराती स्पीकिंग एरिया। ये दोनों पहले बॉम्बे का ही पार्ट था। तो हालांकि अब यहाँ पे तो हो ही चुका है कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे करेंगे, लेकिन वन स्टेट वन लैंग्वेज नहीं रहेगा। उसके बेसिस पे महाराष्ट्र मराठी स्पीकिंग एरिया और गुजरात गुजराती स्पीकिंग एरिया। अगर आप सिर्फ लैंग्वेज की बात से अगर महाराष्ट्र को बांटा गया होता तो आप
बेलगामी का जो एरिया देखेंगे वहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा जो उनका भाषा हो मिक्स होता है कन्नड़ा से, क्योंकि कर्नाटक बॉर्डर पर टच होता है। तो वहीं पे अगर वन लैंग्वेज वन पॉलिसी होती तो एरिया होता ही नहीं। तो इसके अपने कन्वीनियंस के हिसाब से किया गया। लैंग्वेज को तो था ही, थोड़ा कन्वीनियंस भी देखा गया कि एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स जो एडमिनिस्ट्रेटिव हमारे जो सिस्टम है उसको थोड़ा कन्वीनियंट हो। फिर 1961 और 62 में नए यूटीज बने, जैसे दादरा नगर हवेली, गोवा दामन दीव और पुडुचेरी। जैसे कि 1961 के आसपास जो फ्रेंच थे जो आए थे पोर्टुगीज, उससे हम लोग क्या दादरा नगर हवेली और गोवा दमन दीव हमने ले लिया था, तो एक नया यूटीज बना था। 1963-71 में नॉर्थ स्टेट्स जैसे नागालैंड, हिमाचल प्रदेश को स्टेटहुड दिया गया 1971 में। 1987 में ट्रिपल स्टेटहुड मतलब मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एंड गोवा अचीव स्टेट। गोवा पहले यूटीज था लेकिन उसके बाद में स्टेट बना दिया गया। फिर 2000 में जो मैंने शुरू में ही बताया था, छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ निकला, बिहार से झारखंड बिहार से निकला और उत्तराखंड यूपी से निकला। तो ये 3 न्यू स्टेट बन गया है। 2000 से 1490 में जो हम रिसेंट चेंजेस देख रहे हैं अभी कि तेलंगाना का अलग से, आंध्र प्रदेश तेलुगु स्पीकिंग एरिया, लेकिन उसमें से जो तेलंगाना वाला एरिया है उसको अलग कर दिया गया। और J&K लद्दाख 2019 में एज अ यूनियन टेरिटरी बना, लद्दाख भी यूनियन टेरिटरी बना रिओर्गनाइजेशन एक्ट के तहत। 2019 वाला जो मेजर टेरिटोरियल रिओर्गनाइजेशन देखते हैं उसमें 370 एवोल्यूशंस का जो एबॉलिशंस था। हालांकि जो आर्टिकल 370 था वो ये इस तरह था कि एक टेम्पररी लॉ दे रखा था कि कश्मीर के पास उनके अपना स्पेशल राइट्स था कि वो अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन था उनके पास, एक स्पेशल प्रोविजंस दिए गए थे उनके अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन है कुछ अलग तरीके से कर सकते हैं। तो वो आर्टिकल 370 को 5 अगस्त 2019 को एबॉलिश कर दिया गया। जम्मू कश्मीर का स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन खत्म गया, फंडामेंटली ऑल्टरेशन विद द सेंटर हो गया। J&K रिओर्गनाइजेशन एक्ट लाया गया, उसके तहत जम्मू एंड कश्मीर को एक अलग यूनियन टेरिटरीज और लद्दाख को एक यूनियन टेरिटरीज। जो जम्मू एंड कश्मीर का जो यूनियन टेरिटरीज है वो विद लेजिस्लेचर होगा, यानी वहाँ पे विधायक लोग होंगे, लेकिन यूटी में विधायक नहीं होंगे, वहाँ पे डायरेक्ट सेंटर का रूल होगा। सेंटर का रूल वहाँ भी होगा लेकिन वहाँ पे लेजिस्लेचर होंगे। और यूटी मर्जर हुआ था 2019 में कि दादर नगर हवेली और दमन एंड दीव सभी को, छोटे छोटे से इलाके थे उन सभी को एक जैसा सेंट्रलाइज कर दिया, बोला कि सभी इकट्ठे ही यूनियन टेरिटरीज हो गए। ये तो पहले ये अलग अलग होता था, दादर नगर हवेली अलग और दमन एंड दीव अलग। अब ये दोनों ही एक सिंगल यूनियन टेरिटरी है जो मर्जर एक्ट 2019 में हुआ था। अब स्टेट और यूनियन के बीच में की डिफरेंसेस क्या क्या है, जैसे कि फेडरल रिलेशंस स्टेट में जो है ये फेडरल रिलेशनशिप विद सेंटर है, यानी स्टेट और सेंटर के बीच में एक फेडरलिज्म का रिलेशन है। पावर डिस्ट्रीब्यूशन है सेंटर के साथ, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोनॉमी है, गवर्नर एज कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। किसी भी स्टेट में जो गवर्नर है उसके कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, और रियल हेड तो सीएम है ही, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है वो गवर्नर होंगे। और यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है और स्टेट लीड प्रोटेक्शन है। स्टेट लिस्ट जो जो चीजें दिए गई हुए वो सारे उसमें प्रोटेक्टेड है। यूनियन टेरिटरीज में यूनिटरी रिलेशनशिप है, डायरेक्ट सेंट्रल कंट्रोल है, नो ऑटोनॉमी है, एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव हेड है जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंटेड है, एडमिनिस्ट्रेटर या लेफ्टिनेंट गवर्नर। वैरिड एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स है, मतलब जो अरेंजमेंट जो एडमिनिस्ट्रेटिव है जो बिल्कुल अलग अलग तरीके से किया गया है। पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन ऑल सब्जेक्ट, यानी पार्लियामेंट यूनियन टेरिटरी के किसी भी सब्जेक्ट पे जाके अपना अमेंडमेंट कर सकते हैं या फिर कोई भी कानून बना सकती है, लेकिन स्टेट में स्टेट लिस्ट से उनको प्रोटेक्शन दिया गया है। जैसे कुछ अगर फॉरेस्ट से रिलेटेड अगर स्टेट को कुछ भी एक करना होगा, अमेंडमेंट करना होगा, तो स्टेट के पास उसके अधिकार हैं, लेकिन जो यूनियन टेरिटरीज के बाद जो है वो सेंट्रल लिस्ट के पास हो, कुछ भी किसी भी तरह का पार्लियामेंट उस पर लेजिस्लेशन बना सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट पे। जो यूनियन टेरिटरीज का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको हम देखें, आर्टिकल 239 से 241 तक पार्ट जो 7 है कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें इस बात का प्रॉपर जिक्र है कि प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर करता है थ्रू एन एडमिनिस्ट्रेटर, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा या एडमिनिस्ट्रेटर होगा उसको एडमिनिस्टर करेगा। और फिर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जो होता है उस समय में वही होगा, लेकिन
गवर्नर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है या फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन है एज एन एजेंट काम करेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज को देखेंगे। जैसे लेफ्टिनेंट गवर्नर हो गया, एडमिनिस्ट्रेटर हो गया। जैसे लेफ्टिनेंट गवर्नर से हम देखते हैं दिल्ली में होता है, पुडुचेरी में है, अंडमान में है, अंडमान निकोबार में है, जम्मू कश्मीर लद्दाख में भी है। एडमिनिस्ट्रेटर चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन दीव एंड लक्षद्वीप में है। यूटीज विद लेजिस्लेटिव असेंबली, मैंने शुरू में कहा था कि ऐसे यूनियन टेरिटरीज हैं जिसके पास लेजिस्लेचर है, जिसके पास असेंबलीज है। जैसे कि दिल्ली के पास है, पुडुचेरी के पास है, कश्मीर के जो वो अब नया नया है जम्मू एंड कश्मीर के पास है, लेकिन लद्दाख के पास नहीं है। पुडुचेरी के पास 33 सीट्स है, असेंबली विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर, कैन लेजिस्लेट ऑन स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट। यानी पुडुचेरी के पास 33 मेंबर्स है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हेड कर सकता है। दिल्ली में 70 सीट्स है। स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन अंडर आर्टिकल 329A, लिमिटेड पावर्स इंक्लूडिंग पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड प्लान। यानी पब्लिक, पुलिस एंड लैंड को छोड़कर बाकी भी किसी भी चीज पे वो कानून बना सकते हैं। तो दिल्ली के जो लेजिस्लेचर है उनके पास लिमिटेड पावर है, क्योंकि वह पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड पे कोई कानून नहीं ला सकती है। ऐसे आपने देखा होगा कि बहुत बार जो दिल्ली में है कहते हैं कि कोई भी किसी भी तरह का प्रोटेक्शन वगैरह देना हो किसी भी नेता वगैरह को, तो वो होम मिनिस्ट्री से आता है, ना कि दिल्ली गवर्नमेंट से आता है। जो पुलिसिंग है दिल्ली की वो होम मिनिस्ट्री यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू है, ना कि दिल्ली गवर्नमेंट के थ्रू है। जम्मू एंड कश्मीर में भी 90 सीट है। 114 फॉर पीओके, कैन लेजिस्लेट ऑन स्टेट लिस्ट एग्जेम्प्ट पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस। इसमें भी पब्लिक ऑर्डर और पुलिस को छोड़कर बाकी सारी चीजों पे अपना ये कानून बना सकती है जम्मू एंड कश्मीर। हाई कोर्ट जुरिडिक्शंस की हम बात करें तो यूनियन टेरिटरी में हाई कोर्ट जुरिडिक्शन है। जैसे दिल्ली के पास खुद का हाई कोर्ट है 1966 से, जो दिल्ली हाई कोर्ट है। जम्मू एंड कश्मीर के पास शेयर हाई कोर्ट है, कॉमन हाई कोर्ट है। और जो जुरिडिक्शन शेयर जुरिडिक्शन है, जैसे दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव के पास बॉम्बे हाई कोर्ट जो है, दादरा नगर हवेली और दमन एंड दीव दोनों के जुरिडिक्शंस जो मतलब जुडिशरी के मैटर्स होंगे उस पर बॉम्बे हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन है। अंडमान निकोबार को कलकत्ता हाई कोर्ट करेगी, चंडीगढ़ पे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, लक्षद्वीप केरला हाई कोर्ट, पुडुचेरी मद्रास हाई कोर्ट। जो एडवाइजरी मैकेनिज्म है जो यूनियन टेरिटरीज को एडवाइजरी करती है उसमें है होम मिनिस्ट्री एडवाइजरी कमेटी। देखिए यूनियन टेरिटरीज डायरेक्ट सेंट्रल के कंट्रोल में है, उसकी जो भी एडवाइजरी वगैरह होगी सेंट्रल गवर्नमेंट ही देखेगी। तो होम मिनिस्ट्री एडवाइजरी कमेटी होती है फॉर यूटीज विदाउट लेजिस्लेचर, चेयर्ड बाय यूनियन होम मिनिस्टर टू प्रोवाइड पॉलिसी गाइडेंस। मतलब पॉलिसी गाइडेंस के लेकर होम मिनिस्टर जहां जिस यूटीज में लेजिस्लेचर नहीं है वहां पे होम मिनिस्ट्री एडवाइजरी काम करती है। और एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी चेयर्ड बाय एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूटी टू एड्रेस लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स एंड कंसर्न। यानी जो यूटीज में जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वह लोकल जो मैटर्स पे जो भी डिसीजंस होंगे वह एडवाइजरी कमेटी, एडमिनिस्ट्रेटिव एडवाइजरी कमेटी होगी। और प्रेसिडेंशियल रेगुलेशंस, प्रेसिडेंट्स कैन मेक रेगुलेशंस फॉर अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा एंड हवेली एंड दमन एंड दीव। जो प्रेसिडेंट है वह रेगुलेशन बना सकती है, किसी भी तरह के एक्ट ला सकती है। कहाँ पे? दादरा नगर हवेली, अंडमान निकोबार, दमन एंड दीव पे। कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस एंड फ्यूचर आउटलुक, जो हमारा ये पार्ट है आर्टिकल 1 to 4 पार्ट फर्स्ट, आर्टिकल 1 to 4 जो है इसमें ये कहा गया है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल फ्लेक्सिबिलिटी को दिखाता है कि टेरिटोरियल ऑर्गेनाइजेशन में कैसे फ्लेक्सिबिलिटी लाया जा सकता है, कि कैसे आर्टिकल 2 और 3 किसी भी स्टेट की बाउंड्री हो या फिर किसी नए फॉर्मेशन किया जा सकता है। और यही फेडरल बैलेंस को भी दिखाता है कि सेंट्रल अथॉरिटी और रीजनल अथॉरिटी के साथ कैसे अपना मिक्सअप करके फेडरल बैलेंस में निभाती है। जैसे यूटीज में जो जहाँ लेजिस्लेचर है वहाँ खुद कानून बनाने की तो उनके पास शक्ति है ही है, लेकिन कुछ ऐसे पब्लिक लैंड ऑर्डर या फिर एडमिनिस्ट्रेशन को वगैरह है वो सेंट्रल के पास भी है। और डेमोक्रेटिक इवोल्यूशन को दिखाता है कि 1956 से रीऑर्गेनाइजेशन कैसे कैसे 2019 तक चेंज हुआ हमारा। इस पूरे आर्टिकल 1, 2, 3, 4 के अकॉर्डिंगली हमारे स्टेट ऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना 1956 का, और हम रिसेंट चेंज देखते हैं 2019 में ऐसे ही दिखते हैं। अडेप्टिव गवर्नेंस, डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल्स फॉर स्टेट एजेंसी बेस्ड ऑन स्पेसिफिक नीड। हमारे जो गवर्नेंस है उसको भी हमने कैसे देखा है आर्टिकल 1 to 4 के बेसिस पे, कि
स्पेसिफिक जब उनकी जरूरत पड़ती है तो कैसे कैसे हमारा आर्टिकल्स इन सब चीज़ों को देख रेख करता है। और यह यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की बात करता है। यूनियन स्ट्रक्चर अकोमोडेट्स लिंग्विस्टिक, कल्चरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डाइवर्सिटी। यानी जो हमारी फर्स्ट पार्ट है, जो आर्टिकल 1, 2, 3, 4 की हम बात करें, इससे कैसे कैसे हमारे जो ऑल्ट्रेशन है बाउंड्रीज के या फिर किसी तरह से जो एडमिनिस्ट्रेशन है उस सब चीज़ों को देखें तो कैसे हम यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की बात करते हैं। कि एकोमोडेट्स देता है कि हमारे लिंग्विस्टिक, कल्चरल और एडमिनिस्ट्रेटिव डाइवर्सिटी पे को मॉनिटर या कंट्रोल किया जा सके। तो इस वीडियो में हमने देख लिया कि पार्ट 1 जो हमारा लिए क्वेश्चन है, आर्टिकल 1 to 4 का पूरा जिक्र हो गया। स्टेट रेगुलेशन एक्ट भी हमने देखा और कैसे स्टेट फॉर्मेशन होता है उसको भी देखा। आई होप दैट ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और जो जो आर्टिकल्स जो आपको क्लियर नहीं हुए होंगे पहले जब आप पढ़ रहे होंगे तो यहाँ पे हमने क्लियर कराने की कोशिश किया है। आर्टिकल 1, 2, 3, 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इंडिया की डेमोग्राफी चेंज करने के लिए, इंडिया के स्टेट्स के जो रीऑर्गेनाइजेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसको एक बार जरूर देखिएगा। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स इन्हीं आर्टिकल से इवॉल्व होकर फिर आता है। जैसे आर्टिकल 1 में कुछ चेंज करना हो, आर्टिकल 2 में कुछ चेंज करना हो तो कब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाना है, कब नहीं लाना है, ये सब चीज़ें यहीं से ही दिखाई देती है। तो पार्ट 1 में हमने पढ़ा आर्टिकल 1 to आर्टिकल 4 यानी यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।